हेलो दोस्तों। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है मुझसे कि जेएनयू में कोरियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि जेएन किसी को कोरियन लैंग्वेज में अगर बैचलर्स डिग्री करनी है, बीए करना है या एमए करना है और जेएनयू से करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा और क्या फ़ायदे हैं उसके करने के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि बीए करना है आपको, ये तो आपके पास जेएनयू का ही ऑप्शन नहीं है। और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में नए प्रोग्राम्स बीए के अभी शुरू हुए हैं इंडिया में, बट अभी और मे बी आने वाले कुछ सालों तक भी जेएनयू जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। जेएनयू का जो कोरियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी पुराना डिपार्टमेंट है और फैकल्टी और ओवरऑल सारी चीज़ों के हिसाब से वो बेस्ट है, नो डाउट। और अभी आने वाले कुछ सालों तक वो हर मामले में बेस्ट रहेगा। पढ़ाई के मामले में, आपके पास जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है उसके मामले में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। पहला तो वो है फ़ायदा। दूसरा ये है कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली उतना, जिनका बैकग्राउंड वो नहीं है, जिनके पेरेंट्स या घर वाले जिनको उतना पैसे नहीं दे सकते हर महीने खर्च के लिए, तो उनके लिए जेएनयू बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जेएनयू की फ़ीस लगभग मान लीजिए कि फ्री के बराबर है, बहुत सस्ती फ़ीस है। उतना इनएक्सपेंसिव कोई भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल भी नहीं है। प्राइमरी स्कूल की फ़ीस उनसे ज़्यादा होती है, तो वो है। प्लस आपको प्रॉपर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, रेजिडेंशियल कैंपस है, आपको हॉस्टल्स मिलते हैं और हॉस्टल्स काफ़ी सस्ते हैं वहाँ पे। आप जब मैं गया था वहाँ पे बीए में, तो उस समय तो बहुत ही सस्ता था। आई थिंक कि प्रॉपर उसका फ़ीस भी सब मिला दें आप, हॉस्टल मेस का और खाने पीने का, तब भी मंथली 1500 से भी नीचे था। अभी भी मुझे लगता है कि टोटल 3000 से नीचे होगा उसका टोटल कॉस्ट। उसमें आपका सारे मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारे इंक्लूड करके, उसमें आपका न्यूज़पेपर और ये सब जो भी हॉस्टल के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ये सब, तो 3000 में दिल्ली में आपको वो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, बसंत विहार के पास में, बसंत कुंज के पास में। तो वहाँ पर आपको 3000 में रहने को मिल रहा है और बिल्कुल एक बहुत ही ग्रीन कैंपस, इतना सुंदर कैंपस है, लाइब्रेरी इतनी बड़ी है और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं फ्री में, और नॉट फ्री, कुछ 100 रुपये आपको ऐड करने पड़ते हैं एडमिशन उसमें, फ़ीस में। बट हाँ, ओवरऑल इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतना सस्ते में नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी मेहनत उसके लिए तो करनी पड़ेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका और वो थोड़ा सा मुश्किल तो है। और जेएनयू के बारे में आपको शायद पता होगा ऑलरेडी कि मेनली ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पे सारे कोर्सेज़ जो हैं वो शुरू ही एमए से होते हैं। एमए, एमएससी, पीएचडी और एमफिल, ये कोर्सेज़ हैं वहाँ पे। बीए का जो कोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में, क्योंकि फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में आप किसी को डायरेक्टली एमए नहीं करा सकते अगर किसी को बेसिक्स नहीं आते हैं, तो इसलिए वहाँ पर बीए कोर्स फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में शुरू किया गया है। अदरवाइज़ वहाँ किसी भी और सब्जेक्ट में बीए नहीं होता है। आपका स्टार्ट करना है कैरियर तो आपको एमए से जेएनयू में एडमिशन एमए में लेना होगा और वहाँ से शुरू करना होगा प्रोसेस। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको एडमिशन कहीं भी लेना हो, किसी चीज़ का प्रोसेस पता करना हो तो गूगल पे सब कुछ है। मैं भी आपको गूगल से देख के ही बताऊँगा। तो आप मुझसे पूछते हैं तो पूछने से पहले एक बार आप खुद से भी गूगल कर लें, तो आपको शायद इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, आपने पूछा है तो मैं आपको बेसिक एक इन्फॉर्मेशन कैसे आप फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन देखें मेरा, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गूगल में जा कर के जेएनयू टाइप किया है, ठीक है। और जो आपके पास ये रिज़ल्ट आता है उसमें आपको डायरेक्टली आप जेएनयू के होम पेज पे जा सकते हैं, या फिर जेएनयू एडमिशन करके यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपको डायरेक्टली एडमिशन पेज पे लेकर के जाएगा। आई डोंट नो जेएनयू का सर्वर स्लो है या मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, बट हाँ साइट थोड़ी सी स्लो खुल रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जेएनयू एडमिशन प्रॉस्पेक्टस 2020-21, आई थिंक 2020-21 का ऑलरेडी सब कुछ ओवर हो चुका है। तो इसमें तो आपका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोसेस तो सेम ही रहता है, जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर करना है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए भी करना है, तो भी आप रेफरेंस के लिए इन्फॉर्मेशन आपको सारी इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ये देखेंगे अगर आप प्रोस्पेक्टस, तो लगभग 200 पेज के आसपास का है। हाँ, 200 पेज का प्रोस्पेक्टस है, तो टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, है ना। तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कुछ भी आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है, कोई स्कॉलरशिप चाहिए,
तो आपका काम आपको खुद करना पड़ेगा, रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद थोड़ा समय देके पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इंडेक्स में पता चल जाएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखना है। जो पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन कौन सी फैकल्टी हैं, क्या है, वो सारा आपको यहाँ पे आपको इस स्कूल का पता करना है। ये फॉरेन लैंग्वेजेस का स्कूल है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़। इसके बारे में आपको पेज 7 to 16 तक में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन है, आपको अलग अलग क्या एंट्रेंस में पॉइंट्स मिलते हैं डिप्रिवेशन के, वो दिया हुआ है। लाइब्रेरी में क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, अवार्ड्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन है। लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट, कई लोग पूछते हैं कि जेएनयू में पढ़ाई इंग्लिश में होती है, कैसे होती है। कई सारे हैं स्टूडेंट्स जो गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी मीडियम से मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो वो डर लगता है लोगों को कि समझ में आया कि नहीं। बट आपको बता दूं मैं कि जेएनयू जितना इंक्लूसिव एनवायरनमेंट आपको बहुत कम जगहों में मिलेगा। मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि किसी को हिंदी आ रही है या किसी को हिंदी भी नहीं आती, कि वो रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं किसी को, कि भोजपुरी बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है। तो वहाँ पे कोई भी प्रोफेसर या कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी आपका उसके कारण से मजाक नहीं उड़ाएगा। वो कोशिश करते हैं कि जितना पॉसिबल हो, जितनी लैंग्वेजेस फैकल्टी को आती हैं वो सब यूज़ करके आपको पढ़ाना समझाने की कोशिश करेंगे लैंग्वेज को। तो हिंदी इंग्लिश जो भी आती है सब में चलेगा वो। और आपको नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट का खुद का है, जेएनयू का वो है, कोर्सेज़ हैं कि आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। अलग से आप एनरोल कर सकते हैं उस प्रोग्राम में और वो आपको सिखाएंगे प्रॉपरली। लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर्स हैं, वो क्लासेस लेते हैं उसमें, तो उसके बारे में आपको ज़रा सी भी चिंता करने की बात नहीं है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर के बारे में है, कौन कौन से गेम स्पोर्ट्स कल्चरल फैसिलिटी क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके लैंग्वेज वाले उसमें सेक्शन में। ये आपका लैंग्वेज का उसके प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। सेंटर ऑफ पर्शियन, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, रशियन, हिंदी, पुर्तगीज़, इटालियन, सारी लैंग्वेजेस हैं। कोरियन कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ रहा, कोरियन सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़। इसमें ये प्रोग्राम्स होते हैं। टोटल 6 प्रोग्राम है उसमें। पीएचडी कोरियन में है, एमफिल है कोरियन में, एमए है कोरियन में, बीए ऑनर्स है और डिप्लोमा मंगोलियन में और सर्टिफिकेट में है। पहले यहाँ पे बीए सेकेंड ईयर में भी एडमिशन होता था और एमए सेकेंड ईयर में भी, एमए सेकेंड ईयर में नहीं होता था, बीए सेकेंड ईयर में एडमिशन होता था कि अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप डायरेक्टली बीए सेकेंड ईयर कोरियन लैंग्वेज में जा सकते हैं। अगर आप कोरियन आपने सीखी हुई है बेसिक, तो उसका थोड़ा सा जो टेस्ट और एग्ज़ाम होगा पूरा कोरियन लैंग्वेज में होगा, लेकिन वो उन्होंने हटा दिया है। तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं सेल्फ स्टडी वालों के लिए। लेकिन हाँ, एमए फर्स्ट ईयर में फिर भी जा सकते हैं आप, अगर आपने बीए किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, बीए, बीएससी, एनीथिंग, और कोरियन आपको आती है, मतलब बीए के लेवल तक की कोरियन आपको आती है, आपको लगता है कि बीए मुझे नहीं करना, मुझे डायरेक्टली एमए करना है कोरियन में, तो आप कर सकते हैं। पूरा एग्ज़ाम उसको कोरियन में होगा, लेकिन हाँ यू कैन डू इट। अगर आप पास करते हैं तो कर सकते हैं आप। तो अगर आप जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी यहाँ पर मिल जाएगी कि क्या क्या उसमें पढ़ाया जाता है उस कोर्स में। अब इसमें देखिए आप एंट्रेंस टेस्ट्स की डिटेल दी हुई हैं हर सब्जेक्ट की। तो ये आपका ये तो प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशेंसी का है, डिप्लोमा का है, बीए का ये रहा आपका। तो आप पहले ये रिटन होता था, उस पर पेपर वाले एग्ज़ाम होता था, अब उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है। तो आपको और एग्ज़ाम का मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा, तो उतनी आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को पढ़ के उसको आंसर कर पाएँ। तो और ये कंबाइंड टेस्ट होता है सबका, सभी लैंग्वेजेस का। उसमें आपको चॉइस चुनना पड़ेगा कि आपकी प्रेफरेंस कौन से लैंग्वेज में है, उसके आपके प्रेफरेंस के बेस पे और आपके मार्क्स का जो कट ऑफ आता है उसके बेस पे आपको उसमें सीट्स मिलेंगी। यहाँ पर आप आइए, डेट्स दी हुई हैं जो एडमिशन प्रोसेस की। तो आप देखेंगे कि हर साल में अभी एडमिशन का जो फॉर्म हो रहा है सबमिशन, वो 2 मार्च से 31 मार्च तक हो रहा है। तो ये 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, अगले साल भी डेट ऑलमोस्ट यही रहेगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि फरवरी मिड से लेकर के अप्रैल के बिगिनिंग तक लगभग वही रहेगा। उसके बाद कुछ भी आपको चेंजेस करवाने हैं तो वो सब वो छोड़ दीजिए आप। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, आपको 30 तक एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 11, 12, 13 और 14 में को हो रहा है। तो आप मान लीजिए कि मई में मेरा एग्ज़ाम होना है। जो रिज़ल्ट होगा, हाँ ये है आपका, जो जहाँ पर वाइवा है वो आपका रिज़ल्ट आएगा 5 जून को, और जहाँ वाइवा हाँ नहीं है वो आएगा 5 जून को। जहाँ पर वाइवा है इन्वॉल्व वहाँ पर 2 जुलाई को आएगा। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये चेंज होती रह सकती हैं थोड़ी बहुत। बाकी रजिस्ट्रेशन की डेट ये हैं, आपका रिज़ल्ट आ गया, पास हो गए आप, तो आप इस डेट में आपका जुलाई में लगभग एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे।
हाँ, और उसके बाद में आप हॉस्टल वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे और डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका उसमें है लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में कितना नंबर है, और बाकी सारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपका दिल्ली में घर है या कहाँ से आप आए हैं, मेल हैं फीमेल हैं, तो उसके हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो वो आपका प्रोसेस है एडमिशन का। अब हम जल्दी से एक बार इसका वो देख लेते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम हो रहा है वो क्या आ रहा है। तो अब सिंपल कुछ नहीं करना है, गूगल में जाइए आप, JNUE बोलते हैं, JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप प्रीवियस पेपर करके टाइप कर दीजिए। तो मैं आपको बताने की जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खुद आप पता कैसे कर सकते हैं, वो आपको आगे भी हेल्प करेगा किसी और चीज़ में भी। तो ये आपका कोई भी साइट देख, 2-3 साइट देख लीजिए, किसी एक पे मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो दूसरे पे देखिए। हमने 3 साइट्स खोल ली हैं, किसी न किसी में मिल ही जाएगा। अब ये रहा JNUE का पेपर। अब इसमें हम देखते हैं कोरियन, आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं ज़्यादा ढूंढने में आपको समय देना है तो कोरियन Ctrl+F करके आप सर्च कर लीजिए। ये रहा कोरियन का पेपर, MA का है ये, MA का भी खोल लेते हैं और हम BA का भी देखेंगे। ये रहा BA ऑनर्स का कोरियन का पेपर, ठीक है, इनफ। ये MA का है, ये बाद में देखते हैं, पहले हम BA का देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन का ये पेपर एक है, यानी क्लस्टर्स में लेते हैं एग्जाम। अगर किसी को फ्रेंच, जर्मन पढ़नी है, यूरोपियन लैंग्वेजेस पढ़नी है, तो उसके क्वेश्चन थोड़े से अलग वो पूछ सकते हैं। जापानीज़, जर्मन, जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन ये एक क्लस्टर में है, क्योंकि ये सारी ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसे क्लस्टर में आपकी चॉइस के हिसाब से, आपने जो भी ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपका पेपर आएगा। तो इसमें आपको दिख रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, और मोस्टली इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट हम कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि एक आर्ट, आप चूँकि आप लैंग्वेज के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, आप लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेजेस पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, है ना, मतलब कि थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने का बेसिक तो होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक तरह से रीजनिंग टाइप से होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक लैंग्वेज में कोई एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जिसमें ये इसका मतलब बुक शेल्फ होता है और इसका मतलब बुक रीडिंग होता है और इसका मतलब ह्यूज वर्म होता है, तो इन चारों में से किसका मतलब बुक वर्म हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें कम से कम 7-8 रहेंगे पूरे पेपर में, ज़्यादा ही रह सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा, आपको बहुत सारी किताबें आती हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की, सॉरी वर्बल रीजनिंग की, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये है, आप्टा बुक के जो भी है उसका मतलब होता है बुक शेल्फ, ठीक है, और आप्टा गानी मीन्स बुक रीडिंग। तो ये तो दिख रहा है कि आप्टा आप्टा ये कॉमन है, तो और इसमें बुक कॉमन है, तो आप्टा मतलब बुक होगा उस लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज होगी वो। और यहाँ पर है वाली पुली मीन्स ह्यूज वर्म, तो यानी कि ऑर्डर अगर हम देखें तो आप्टा पहले आ रहा है, यानी कि जो ऑर्डर है वो इंग्लिश के जैसा ही है। तो इस हिसाब से वर्म का पुली होना चाहिए, वाली मतलब ह्यूज होना चाहिए। तो अब पूछ रहा है विच वर्ड कुड मीन बुक वर्म। तो ये कोई लैंग्वेज बनाना आर्टिफिशियल अपने आप में कोई आसान काम नहीं है, तो हम सर्टेनली नहीं कह सकते कि यही होगा ऑर्डर, हमने गेस किया है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, कुड मीन मतलब पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, हो सकता है कि वो गलत भी हो, तो आपको बेस्ट पॉसिबल चुनना है। तो बेस्ट पॉसिबल के हिसाब से बुक का हमने पता किया था कि आप्टा होता है, और वर्म का पुली हमने पता किया था, तो आप्टा पुली होना चाहिए, है ना, तो बी होगा। तो इसलिए बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो 2-4-5 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, देख रहे हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज वाले सारे, ये सारे वर्बल रीजनिंग में आएंगे आपको। कोई भी बुक छोटी सी ले लीजिए आप, तो वर्बल रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा उसमें। उसके बाद अब इंग्लिश में आ जाते हैं। उसके बाद देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा ये भी है मैथमेटिक्स का जो है कि इनके बाद में कौन सा नंबर आएगा, ये सब आपको रीजनिंग में पता चल जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं आप, बेसिक इंग्लिश है ये, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको आना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ऑन, एट, इन, सन राइजेज। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल से 7वीं-8वीं क्लास की इंग्लिश है, उससे भी पहले आजकल तो पढ़ा देते हैं ये सब। बाकी फिर ये 8-7-8 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के। फिर उसके बाद जीके आ गया, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में यहाँ पे पूछ रहे हैं सब सिंपल ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो।
विच ओरिएंटल नेशन डज नॉट यूज़ चॉपस्टिक्स। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा इन्होंने बेस करने की कोशिश की है इस पे, ईस्ट एशियन पार्ट पे। तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कल्चरल आते हैं कि हानबुक कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, या जापान का ट्रेडिशनल जो फ्लावर वो आर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, या चाइना का म्यूज़िक कुछ ऐसा है उसको क्या बोलते हैं। तो उन कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, और सारा वो विकीपीडिया में मिल जाएगा। अगर आप जाके टाइप कर देंगे विकीपीडिया पे या गूगल में ही कि कोरियन कल्चर या कल्चर ऑफ जापान, कल्चर ऑफ चाइना, इन तीनों कंट्रीज़ के कल्चर को आप ढंग से पढ़ लीजिए कि वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, ट्रेडिशनल वहाँ के फूड क्या है, म्यूज़िक ट्रेडिशनल क्या है वहाँ का, उसका क्या नाम है, वहाँ के मेन जो रही हैं डायनेस्टीज़ रही हैं वो कौन सी रही हैं, और मेजर जो चीज़ें हैं वहाँ की वो चीज़ पढ़ लीजिए आप। वो सभी आता है इसमें। अब ये जैसे है कि बॉर्डर जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है 30th पैरेलल, तो वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक इन दो कंट्रीज़ की जो बेसिक हिस्ट्री है ना, तो वो आपको आइडिया उसका होना चाहिए। कोरियन वॉर कब हुआ था, दोकलम अब जैसे है चाइना से रिलेशन है इसका, तो वो सब पूछ रहे हैं। तो बेसिक आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक रीजनिंग आनी चाहिए, ये तो है। उसके बाद पैसेजेस हैं, ये कुछ नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आपको रीडिंग करनी है, पढ़ना है पैराग्राफ, और पढ़ के उसको आंसर करना है। ये तो हम करते आए हैं शुरू से, है ना, स्कूल में भी बहुत करते हैं ये। तो रीडिंग करनी है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके, कभी कभी 10-15 क्वेश्चन बेस्ड हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। पढ़िए, पढ़ के इसको आंसर कीजिए उसके बेस पे। उसके बाद फिर से देखें, पूरा सेक्शन ही इन्होंने बना दिया है इसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर में, कि कोई कोडेड लैंग्वेज है उसमें इसका मतलब आई है, इसका मतलब टू है, इसका मतलब एवरीडे है। तो आपको ये पढ़ के गेस करना है क्या मतलब है उसका। तो देख रहे हैं कि चूँकि लैंग्वेजेस का आप करने जा रहे हैं कोर्स, तो लैंग्वेज की एप्टीट्यूड की टेस्टिंग पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है, जो अच्छा है। मैंने जब दिया था तो इतना ये नहीं था, सिंपल आर्टिफिशियल लैंग्वेज वो जो ऊपर में क्वेश्चन थे वैसे आते थे। ये नया इन्होंने ऐड किया है। उसके बाद ये हैं फुल फॉर्म्स लिखिए एपैक का और आशियान का। बेसिक जीके के अंदर में सब आता है जनरल नॉलेज में, तो इतना आप करना। ये लास्ट में जो 2 क्वेश्चन हैं ये सब्जेक्टिव हैं, इसमें आपको 150 वर्ड में, यानी कि करीब करीब 1 पेज का या 1.5 पेज का आपको आंसर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन जैसे क्या है, सिंपल है ये कोई आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं कि आपको इमेजिनेशन उसमें लगानी है। सिंपल है, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड चूजिंग दिस लैंग्वेज, कि आप ये लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहते हैं। हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज, और हाउ डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर योर सोसाइटी आफ्टर स्टडिंग दिस लैंग्वेज। तो बेसिक चीज़ें, आपको अपने पास ओपिनियन, अपना आइडिया देना है। अब अभी इन्होंने इंग्लिश कर दिया, लेकिन जब मैंने दिया था तो उस समय में ऑप्शन देते थे कि आप इसका आंसर हिंदी में भी लिख सकते हैं। और मुझे लगता है पर्सनली, हालांकि मैं ये कहूँगा नहीं, रिकमेंड नहीं करूँगा, कि अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि आप इंग्लिश आपकी इतनी कमज़ोर है कि आप इसका आंसर लिख ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में आप आराम से हिंदी में लिखिए आंसर इसका। मतलब छोड़ने की अगर नौबत आ रही है कि आपको आंसर ही नहीं कर सकते इसको, तो नहीं लिखने से अच्छा है कि आप हिंदी में लिख दीजिए। वो एवेलुएट करने वाले मुझे लगता है आपको थोड़े नंबर तो दे ही देंगे। वो 10 नंबर है तो आपको फिर भी मुझे लगता है 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से बोल दे रहा हूँ। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कलाकारी जेनी वालों ने लगाई है, जो वो लगाते हैं हमेशा, कि कोई एक इमेज दे देंगे और उस इमेज के बेस पे इमेजिन करके आपको कुछ भी लिखना है। इसमें कुछ भी देखने कुछ भी नहीं है, सिंपल लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट योर थॉट्स ऑन इट, कि इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं, क्या आइडियाज़ आते हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको फ्री होकर लिख सकते हैं आराम से। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा गलत, अच्छा बुरा, कुछ भी जो आपके मन में हो, और बिलीव कीजिए वो मार्क्स आपको अच्छे देंगे अगर आपने ढंग से अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया है तो ये आपका जेएनयू का एंट्रेंस पेपर है। एमए का एंट्रेंस पेपर देख लेते हैं। एमए का एंट्रेंस पेपर देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आपको इतना आसान नहीं है। बीए का सिलेबस मैं कहूँगा ना, कि आप बोलते तो हैं कि बीए का सिलेबस, लेकिन कायदे से अगर जेएनयू के एमए के स्टूडेंट से भी करवाइए तो वो नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व। मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है, मैं खुद भी पढ़ा हूँ, मुझे पता है। एमए के स्टूडेंट्स का भी लेवल इतना नहीं है कि इस पेपर को वो सॉल्व करके इसमें आप वो 100 में से 60-70 मार्क्स, 70 में से 40-50 ला सकते हैं। तो इसमें मुश्किल इन्होंने दिया है, लेकिन वो मुश्किल सबके लिए है, आपके लिए सिर्फ स्पेशल तो है नहीं। जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए मुश्किल है, तो इसमें कट ऑफ काफ़ी लो रहेगा। मगर अगर आपने, मुझे लगता है कि 70 में से 35-40 आप ले आए तो आपका 100% गारंटी है कि हो जाएगा। बट वही है कि आपके साथ में कैसे लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो ये पहला तो देखेंगे आप इसमें कि
फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दो कन्वर्सेशन टाइप के, दो लोग बात कर रहे हैं और आपको उसमें फिल करना है क्या डालेंगे वर्ड। तो वर्ड और ग्रामर दोनों का टेस्ट है एक तरह से। उसके बाद में आए तो ये आपका ट्रांसलेशन है कि इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ के आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और यहाँ पर अपोजिट है कि इसको पढ़ के आपको कोरियन में ट्रांसलेट करना है। तो आप समझ सकते हैं कि कोरियन स्किल आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद ये थोड़े थोड़े राइटिंग्स हैं कि हर टॉपिक के ऊपर 5 सेंटेंस लिखने हैं। ये वाला इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको थोड़ी सी कोरियन आती है तो लिख देंगे आप। किमची के ऊपर लिखना है 5 सेंटेंस, लिख सकते हैं आप। सेजोंग देवांग के ऊपर, किंग सेजोंग के ऊपर लिखना है 5 सेंटेंस। सोललाल जो वहाँ का फेस्टिवल है कोरिया का। हांगुक साराम कोरियन पर्सन के बारे में। हांगुक ड्रामा कोरियन ड्रामा। तो ये टॉपिक्स तो अगर आपने कोरियन पढ़ी है साल 2 साल तो आप कवर कर सकते हैं। आरी छूजे चुंगे हानरल खोलरा पेचा नेवेरो खरुल से, ये टॉपिक थोड़े से ये हैं लॉजिकल, क्योंकि 15 मार्क्स के हैं। एक चुन के आपको इसमें से लिखना है। इंडिया और कोरिया के बीच का कोऑपरेशन क्या है, इंडियन कल्चर एंड कोरियन कल्चर, इंदो मुनावा हांगू मुना और हांगू को कोरियन लैंग्वेज। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, आप चाहे तो 600 वर्ड में, लंबा है थोड़ा सा लेकिन लिख सकते हैं आप। तो एमए में एडमिशन लेना भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी बीए वगैरह कंप्लीट किया हुआ है, अपना कुछ और किया हुआ है प्रोफेशनल कोर्स, और आपको लगता है कि फिर से बीए करना वर्थ नहीं है, तो आप स्टडी कीजिए थोड़ी अच्छे से और एमए में भी जा सकते हैं डायरेक्टली आप। तो दैट्स ऑल अबाउट जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम और जेएनयू का सिस्टम और प्रोसेस। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कुछ और ऐसा कॉन्क्रीट है बताने को। बाकी आपको सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हैं प्रोसेस के बारे में वो इसमें मिल जाएंगे। इसको पढ़िए आप अच्छे से, क्या क्या प्रोसीजर है उसका, कितने मार्क्स किस चीज़ के मिलते हैं, हॉस्टल मिलने का प्रोसेस क्या है, और कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, क्या होता है जेएनयू के अंदर में, सब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन, सारा फॉर्म वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सीट्स कितनी हैं, तो इसको देखिए आप प्रोस्पेक्टस को, और फिर भी कुछ क्वेश्चन दिमाग में आपके बचे हों तो पूछिए मुझसे, मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू।